अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपका मुताला पाकिस्तान का लेक्चर नंबर है 4। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको पाकिस्तान के अनासर पढ़ाए थे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 था, वो 4 पॉइंट्स पढ़ लिए थे उसके, और उसका 1 पॉइंट रह गया था। पहले आज हम उससे मुकम्मल कर लेते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को और पाकिस्तान के अनासर। हमारा 5th पॉइंट था इसका अदल व इंसाफ। अदल व इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता, लिहाजा अदल व इंसाफ का तकाजा है कि माशरे में हर किसी को इसका हक मिले। जहाँ इंसाफ पर मबनी माशरा होगा वहाँ माशरे की दूसरी खराबियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। यानी जहाँ इंसाफ नहीं होता वहाँ माशरे में बेशुमार खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, और जिस माशरे में सबको सबके हकूक़ मिलते हैं और इंसाफ मुहैया किया जाता है तो वहाँ माशरे की दूसरी खराबियाँ भी खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, क्योंकि कोई किसी का हक गज़ब नहीं करता और सज़ा के खौफ से कोई बेईमानी नहीं करता। तुलूह इस्लाम से पहले इस किस्म की बेईमानी के ताकतवर को सज़ा ना देना, जबकि कमज़ोर को सज़ा देना आम था। लेकिन इस्लाम के बाद अदल इंसाफ का बोलबाला हुआ, माशरे में अदल इंसाफ की फ़ज़ा कायम हुई और मुसलमान माशरे में इंसाफ एक अहम ज़रूरत बन गया। अदल इंसाफ की ज़रूरत ज़िंदगी के हर शोबे में होती है। अदल इंसाफ के नफाज को मुमकिन बनाना अदालती निज़ाम की जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स, इसे अंडरलाइन कीजिए कि अदल इंसाफ के नफाज को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, या अदल इंसाफ को का नफाज किसकी जिम्मेदारी है। तो इस किसकी जिम्मेदारी है? ये अदालती निज़ाम की। ठीक है, अदल इंसाफ का नफाज को मुमकिन बनाना अदालती निज़ाम की जिम्मेदारी है। ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और मे भी MCQ में भी। इस मकसद के लिए अदालतों का आज़ाद होना नहायत ज़रूरी है। जजों पर किसी किस्म का सियासी दबाव नहीं होना चाहिए, ताकि कानून का इतलाक सब पर यकसा हो। कोई अमीर हो या गरीब, सज़ा के लिए जुर्म के मुताबिक सबको सज़ा उसके जुर्म के मुताबिक मिलनी चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कौम अदल इंसाफ को तर्क कर देती है तबाही और बर्बादी इसका मुकद्दर बन जाती है। मैंने ये लाइन अंडरलाइन की हुई है, आप भी इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जो क्या अदल इंसाफ तर्क कर देने वाली कौम के लिए क्या फरमाया। आपने फरमाया कि जो कौम अदल इंसाफ को तर्क कर देती है तबाही और बर्बादी जो है वो उसका मुकद्दर बन जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल इंसाफ की बहुत सी मिसालें छोड़ी हैं जो दुनिया के लिए नमूना है। एक दफ़ा कबीला बनु खजूम की औरत ने चोरी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी सिफारिश की गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह बर्बाद हो गई कि इनमें जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो इसे सज़ा नहीं दी जाती थी, और अगर कोई छोटा आदमी जुर्म करता तो इस पर हद लागू कर दी जाती थी। खुदा की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं इसका भी हाथ काट देता। स्टूडेंट्स, यहाँ आप 2 जगह मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। एक दफ़ा कबीला बनु खजूम, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कबीले की खातून जो थी वो चोरी करते हुए पकड़ी गई, तो कबीला बनु खजूम, और उसकी सिफारिश पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उसकी सिफारिश पर आपका इरशाद था। ये पिंक बॉक्स में मैंने अंडरलाइन किया है, आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। खुदा की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोरी करती तो मैं इसका भी हाथ काट देता। अदल इंसाफ की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी माशरे में कानून की बालादस्ती से माशरा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहता है। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक मुकम्मल हो गया, और पाकिस्तान के अनासर भी पढ़ लिए और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बरसगीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफती, समाजी और माशी महरूमी के हवाले से 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा और इर्तिका की वजाहत। 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा और इर्तिका की वजाहत। सबसे पहले है 2 कौमी नज़रिए से मुराद
यहाँ क्वेश्चन बना लीजिए कि दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। अभी जो लाइंस बोलूँगी और जहाँ तक अंडरलाइन करवाऊंगी इसका आंसर होगा। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरसगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकी। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस है। यहाँ तक ये आंसर हो गया दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। आगे, पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुआ। दो कौमी नज़रिए का नस्बुलैन ये था कि इस्लाम के दो कौमी तस्वीर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमान एक आज़ाद रियासत, मुसलमानों के लिए एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सके। अगला हमारा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट इसका ये है बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा। कि बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा उस वक्त हुई जब मुसलमानों की आमद बरसगीर में हुई और साथ ही मोहम्मद बिन कासिम ने कि सिंध की फतह से, यानी 1712 में अरब नौजवान सिपहसालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए आए और मुस्तकिल तौर पर सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ ने मुकामी लोगों को इस कदर मुतासिर किया कि वे इसको अवतार और देवता समझने लगे। तबलीग करने वालों ने इन लोगों को इस्लाम की सीधी, सच्ची और तौहीद की राह दिखाई और ये लोग बाखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इसको ब्रैकेट कर लीजिए, मैंने किया हुआ बुक पर, आप भी कर लीजिए। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा जो है वो यहीं तक लिखेंगे। अब आगे जो मैं पढ़ूंगी वो आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं, लेकिन दो कौमी नज़रिए की वजाहत के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट में इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, लेकिन आगे जो पढ़ना है उसको याद भी रखना है। बस इसके अंदर से मैं बार बार आपको बता रही हूँ ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। इसके बाद गजनवी दौरे हुकूमत शुरू होता है 1003 से लेकर 1206 तक। इस दौर में मौजूदा पाकिस्तानी इलाके जहां हम रह रहे हैं फारसी जुबान ने रिवाज पकड़ा और इस्लामी तहजीब के नकूश गहरे हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी और सल्तनत दिल्ली का दौर हुकूमत 1226 तक रहा। इसमें जिन खानदान ने हुकूमत की वो थे खानदान गुलामा, खलजी, तगलक, सादात और लोहदी। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी जो 1857 तक कायम रही। इसे भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी जो 1857 तक कायम रही। मुगलिया दौरे हुकूमत में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मशहूर हुक्मरान रहे। आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर थे। अंग्रेजों ने 1857 की जंग आज़ादी में इन्हें शिकस्त देकर रंगून में कैद कर दिया, जहां वो बाद में इंतकाल कर गए और वहीं दफन हुए। तो याद रखिएगा, सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी और आखिरी हुक्मरान इनके बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें 1857 की जंग आज़ादी के बाद कैद कर दिया गया था रंगून में। दूसरा पॉइंट है हमारा सर सैयद अहमद खान और दो कौमी नज़रिया। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्जे के बाद जिस शख्सियत ने सबसे पहले मुसलमानों को अलहदा कौम करार दिया वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान। इब्तिदा में सर सैयद अहमद खान भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदू अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए तो सर सैयद को ये एहसास हुआ कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े के मौका पर आपने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों की तालीमी और सियासी मैदान में तरक्की के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया। यहाँ उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ?
ये 1867 है, इसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ, आप भी अंडरलाइन कर लीजिए। फिर सर सैयद अहमद खान ने तालीमी तरक्की के लिए MAU हाई स्कूल और कॉलेज का क़याम अहम कदम था सर सैयद अहमद खान का। इसी तरह ही 1885 में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासी जमात कांग्रेस में शमूलियत से मना करके इनके सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। स्टूडेंट्स 1885 में कांग्रेस का क़याम हुआ, ये याद कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि कांग्रेस का क़याम कब हुआ, 1885 में। इसके बाद सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म मुहैया करके मुसलमानों की सियासी तरक्की के लिए रास्ता हमवार किया। साइड पे आपके लेफ्ट साइड पे पिन बॉक्स में सर सैयद अहमद खान की पैदाइश और वफात की डेट दी गई हुई है। इसे यहाँ से देखिए कि सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए और 1898 में इन्होंने यानी 1898 में वफात पाई। ये भी याद रखना है आपने। तीसरा पॉइंट था चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। ये मैंने अंडरलाइन किया है, आप भी अंडरलाइन कर लीजिए कि 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 28 जनवरी 1933 को आपने अब या फिर कभी नहीं के नाम से यानी नाउ और नेवर के उन्वान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मशहूर किताबचा जारी किया, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ और बरसगी के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लफ्ज़ पाकिस्तान का लफ्ज़ किसने तजवीज़ किया और कब, तो आप बताएंगे 28 जनवरी 1933 में चौधरी रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान तजवीज़ किया। चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाया, बरसगीर में कई कौमें आबाद हैं, इनमें दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकी। उनके बुनियादी असूल और रहन सहन के तरीके एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की हमसायगी और एक हुकूमत के ज़ेर साया रहने के बावजूद इनमें मुश्तरका कौमियत का तस्वर पैदा ना हो सका। इसके साथ ही वॉइस आपके लेफ्ट साइड बुक पे, क्या आप जानते हैं, बॉक्स में छोटा सा चौधरी रहमत अली की पैदाइश बताई हुई है 1897 यानी 1897 में पैदा हुए और आपने तालीम कहाँ से हासिल की, आपने इस्लामिया कॉलेज लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से तालीम हासिल की। ये तो था हमारा आज तक का लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाकी पॉइंट्स जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो भी पढ़ाया जा चुका है आपको साथ साथ इसको याद कीजिए, ताकि आपको जब आप आएँ तो आप फर्स्ट टर्म का सिलेबस मुकम्मल तौर पर याद करके आएँ और आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।